सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 में अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है टोपी। टोपी मतलब ओढ़ने वाली टोपी। तो ये एक चिड़िया की कहानी है। गौरैया होती है जो किस तरह से टोपी बनवाने के लिए जगह जगह पे घूमती है, जाती है, उसको क्या मिलता है और किस तरह से वो टोपी सिलवाती है। एक थी गौरैया मतलब गौरैया थी और एक था गौरा नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी थे मतलब परम दोस्त थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। भिनसार होते हुए ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। खोते मतलब अपने घोंसले से सुबह होते ही निकल जाते और दाना पानी चुगकर शाम होते ही अपने घोंसले में आ जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फफता है उन पर कपड़ा। फफता है मतलब कितना अच्छा लगता है। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है मतलब ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरे आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सराफा ढंक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। मतलब अपनी सुंदरता ढकने के लिए नहीं, मौसम जैसे सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं है, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। मतलब गौरैया समझा रही है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, ये है नीरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास में फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। मतलब चिड़िया की इच्छा हो रही है कपड़े पहनने की और टोपी पहनने की। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया ने कहा, मेरा भी मन करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला, कि तू कहाँ से लाएगी टोपी। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी मतलब पगड़ी को भी कहते हैं, इज्जत होती है वो उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी माँ, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की भी था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया है। जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फोहा मिला। मिल गया। गौरैया खुशी के मारे घूरे पर लौटने लगी। मतलब उसको एक रुई का फोहा मिला है तो वह खुश हो रही है। अरे क्या मिल गया रे, गौरी ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरी के सामने रुई का फोहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उन्नता और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावड़ा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावड़ा ताउम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। मतलब उसको चाबुक मिला लेकिन घोड़ा नहीं मिला तो वो किस काम का। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फोए से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है क्या। रुई फाया मिलने से तेरी टोपी थोड़ी बन जाएगी, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़ी मनोहार से बोली,
दुनिया भैया इस रुई के फोए को धुन दो। दुनिया बेचारा बुढ़ा था। दुनिया कौन होता है? जो रुई को पीनकर साफ करता है, धुनता है, कचरा निकालता है उससे। जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उम्र न करो भैया, उज्र न करो भैये, गवरिया बोली। मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया। उजरत मतलब मैं उसकी तुझे कीमत दे दूंगी। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँ। मतलब इसके लिए वो क्या रिश्वत दे रही है कि आधा तू रख लेना, आधा धुन कर मुझे दे देना। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरिया ने। मतलब जो धुन रहा था वो खुश हो गया कि उसको आधी मजूरी मिल रही थी, क्योंकि राजा तो रजाई का थोड़े बहुत ही पैसे देने वाला था। इससे उत्साहित गौरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसके बदन पर धजी हो चुका एक गुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी निश्चय से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार करने की। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरिया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मेरे भरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगुए भगुए भी तो बहुत है, इसे में उसका भी काम होता है। मतलब राजा का काम पहले करना होता है। लगुए भगुए मतलब लगाने वाले, बाद बीच में चुगलियाँ करने वाले। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। मतलब हम तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे। गौरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसने तकली चरखी ताता थैया करके लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामदारों के सहयोग से गौरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब बुनकर भैया क्या करते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।